हमारी जो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है कि जैसे मैं बोलूँ कि हाइपोथैलेमस होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग से वहाँ से आपके स्टिमुलेट होते हैं हार्मोन, लाइक आपका ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हुआ, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ। उसके बाद वो सिग्नल जाता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारा सेक्सुअल हार्मोन जो एंड्रोजन होती है, एंड्रोजन हार्मोन वो रिलीज करती है और वो एंड्रोजन हमारे टेस्टिस में जाती है और टेस्टिस में जाके वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाती है। फ्रेंड्स, हेलो। और आज से कुछ हफ्ते पहले अगर आपको याद होगा तो हमने एक कैलिस्थेनिक कोच के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराया था जिसका नाम था मिस्टर वत्सल शाह। उस मीटिंग में हमने उनसे एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट किया था कि हम कुछ हफ्ते के बाद में आपको बुलाएंगे और आपसे बेसिकली हेल्थ के बारे में कुछ और बातें करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं, ठीक है ना। और अमेरिकन एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज एंड अमेरिकन काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन। इनसे सर्टिफाइड हैं ये, ठीक है। तो आज हम दोबारा उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में, जानेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। ये जानेंगे कि किस तरह के हर्ब्स हमारी लाइफ में हमें हेल्पफुल होते हैं, किस तरह की डाइट हमें हमारी लाइफ में हेल्पफुल होगी। तो आइए चलिए बात करते हैं वो मिस्टर वत्सल शाह से। वंस अगेन वेलकम सर, आप आए, हमें अच्छा लगा एंड सो नाइस ऑफ यू कि आपने हमारे इनविटेशन को फिर से एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। नहीं जी, आप वत्सल भाई, आप बेसिकली सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं और एस एंड ACSM से आपको ये सर्टिफिकेट मिला है 2020 में। 5 साल हो गए हैं। आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, यस। ठीक है ना, राइट। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जनरली देखा गया कि आज की तारीख में सेलिब्रिटीज जैसे मूवी एक्टर्स वगैरह होते हैं, ये लोग काफी अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी को एकदम एनहांस कर लेते हैं और फिर वो अपने नेचुरल मोड में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जानना है कि ये स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, एनाबॉलिक्स का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं ताकि एकदम फिट हो जाते हैं और फिर वो नेचुरल वे में आ जाते हैं। कई बार वो डाइट करते हैं और फिर डाइट प्रोग्राम को अबंडन करके फिर से नेचुरल वे, और दुनिया इसको देख के पागल होती जा रही है। सो मुझे आपसे एग्जैक्ट जानना है कि क्या होता है। यस। सो इसमें मैं थोड़ा सा डीप पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बताऊंगा जी, कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। तो पहली तो बात ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपका कोई फिटनेस गोल है या शॉर्ट टर्म के लिए। सी पॉइंट इज लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स आप 365 डेज फिट रहना चाहते हो। 365 डेज आपकी बॉडी जैसी है वैसी फिट रखना चाहते हो, आपकी मूवमेंट्स रखना चाहते हो, आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर रखना चाहते हो। शॉर्ट टर्म ये है कि आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बॉडी रखनी है और फिर वापस से जैसी थी वैसे रह जाना है। तो पॉइंट इज शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे बताऊंगा कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्सन है, उसको शादी अटेंड करनी है। शादी अटेंड करनी है या शादी करनी है? ये शादी करनी है। तो वो बोलेगा कि मुझे 3 महीने में मेरी शादी है, 6 महीने में है, बस मुझे फिट कर दो, या फिर मैं वेट लॉस करवा दो या फैट लॉस करवा दो या थोड़े से मसल गेन करवा दो, जैसे ही शादी हो गई बात खत्म। या फिर किसी को ऐसा भी होता है कि मुझे बाहर जाना है, ट्रैवलिंग जाना है या कहीं पे जी, घूमने जाना है, तो उस टाइम पे मैं फिट दिखना चाहिए, कोई फोटोज ले रहा है, वीडियोस ले रहा है, फिट दिखना चाहिए। तो बस उस टाइम पीरियड के लिए आपको फिट दिखना है, उसके बाद बात खत्म। सो वो बहुत शॉर्ट टर्म का आपका फिटनेस का गोल है। जी, सो पॉइंट इज, अभी आपने जैसे बोला कि सेलिब्रिटीज होते हैं, तो सेलिब्रिटीज मैं किसी के नाम से पॉइंट आउट नहीं करूंगा, जी, बट ऐसा होता है कि सारे सेलिब्रिटीज 365 डेज फिट नहीं रहते। कुछ होते हैं जो सिर्फ उनकी मूवी की डिमांड के लिए, उनकी मूवीज के लिए वो फिट अपना एक गोल अचीव करते हैं
एक फिट बॉडी अचीव करते हैं, उनकी मूवी खत्म हुई, शूटिंग खत्म हो गई, वापस से जैसे थे वैसे हो जाएंगे। और कुछ एक्टर जैसे वो 365 डेज अपना फिट रूटीन रखते हैं। सो वो एक्चुअली में फिटनेस फील्ड में है। मैं बोल सकता हूँ कि उनके एक फिटनेस रेजिमेन है, कि उनका एक लॉन्ग टाइम तक गोल है। जी वो एक मूवी के लिए नहीं कर रहे। करेक्ट शायद मूवी के लिए वो गेन या लूज कर सकते, बट वो फिटनेस नहीं छोड़ देंगे वो मूवी के बाद। वो फिटनेस के साथ अटैच ही रहेंगे। सो पॉइंट इज कि अभी पॉइंट क्या आता है कि मूवी के दौरान उनके बॉडी के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। लाइक अभी के टाइम में एक ट्रेंड चला हुआ है कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो रखते हैं कि 3 मंथ पहले ये था, 3 मंथ बाद ये हो गया, या 6 महीने बाद ये हो गया। सो पहले तो पॉइंट है कि आप 40 ईयर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। एक एज ग्रुप भी होता है, लाइक शायद आप 25 या 30 के एज पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, तो पता भी चलता है कि शायद इस एज पे आपका हार्मोनल लेवल आ सकता है उस स्टेज पे जल्दी 3 मंथ्स के अंदर। बट आप 40s की 50s की एज पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, और वो भी 3 मंथ्स के अंदर। सो दैट मीन्स वो पॉसिबल ही नहीं है आप नेचुरली उतना हार्मोनल लेवल पे जा सको। और जा सकते हो बट 3 मंथ्स के अंदर नहीं जा सकते, या 2 मंथ्स के अंदर नहीं जा सकते। सो पॉइंट इज वो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सिंथेटिक चीज यूज की हुई है। तो पॉइंट इज लोगों को ये नहीं पता चलता कि उन्होंने वो चीज़ भी यूज़ की हुई है। डेफिनेटली आप इंस्पायर्ड हो जाओ। आप उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, उन्होंने हार्डवर्क किया है, डेडिकेशन है उनका, उनका काम था, बट उन्होंने डेडिकेशन दिखाया है, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लाए है। उन्होंने एक्सरसाइज की है, डाइट फॉलो किया है, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया है। बट पॉइंट इज उन सब चीज़ों के साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ की हुई। तो उसमें कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। उसमें सिर्फ वन वे होता है, उनको मूवी के लिए करना था। उनकी कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी कि उनको वो दिखाना था, इसलिए करना पड़ा। जैसे बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन है, तो बॉडी बिल्डर कभी स्टेज पे जाएगा तो उसके साथ कंपटीटर्स होंगे, तो वो लोगों ने नेचुरली यूज़ किया होगा। तो अगर मैं जाऊँगा, शायद मैं ही एक खुद बॉडी बिल्डर हूँ, और मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ 10 बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्होंने यूज़ किया है, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्यों फिर उनके लेवल तक नहीं जाऊँगा? मैं भी यूज़ करूँगा। मेरा अल्टीमेट गोल है कंपटीशन को जीतना, मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना। तो फिर मैं वो चांस लूँगा ही लूँगा ना, क्योंकि वो कंपटीशन है। बट रूटीन लाइफ के लिए एक नॉर्मल पर्सन है जो सुबह उठता है, ना चाय नाश्ता करता है, बिजनेस करता है या जॉब पे जाता है, फैमिली के टाइम स्पेंड करता है और सो जाता है, उनके लिए वो चीज़ नहीं है। अच्छा क्योंकि उनके लिए कोई कंपटीशन का गोल ही नहीं है, उनको किससे कंपटीशन करनी है, या फिर उनको उतना मसल मास बना के क्या करना क्या है। ठीक है आप नेचुरली कुछ मसल मास तक गेन कर ही सकते हो, कोई भी एक्टिविटी से हो, कैलिस्थेनिक हो या जिम हो या कोई भी स्पोर्ट हो, आप नेचुरली मसल बिल्डिंग कर सकते हो। बट वो चीज़ कब यूज होती है कि आपको एक लेवल से भी ज़्यादा करना है, ओके कि जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको स्पीड में करना है, तो वो चीज़ बिकॉज़ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है साथ में। ओके तो तो यूजुअली जैसे ये लोग करते हैं ये अपना मसल बढ़ाते हैं हुँ, सिंथेटिक कोई तो आई एम श्योर कि वो किसी डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर करते हैं डेफ़िनेटली पॉइंट ये होता है कि वो लोग सेलिब्रिटी है, या फिर जो भी प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कॉम्पिटिशन खेलते हैं, उन लोगों का प्रॉपर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोच के अंदर, गाइडेंस के डॉक्टर अंदर होते वो हैं चीज़ें होती है, कि कौन-सा ड्रग लेना है, किस टाइम पे लेना है, किस लेवल तक किसको कौन-सी स्ट्रेंथ का लेना है, कितने टाइम तक वो रहेगी। तो पॉइंट इज़ वो पूरा अंडर गाइडेंस होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं मुझे कुछ भी ले लेना है और कल बन जाएगी। इवन नॉर्मल पर्सन अगर वो लेने जाएगा किसी को देख के, सपोज़ किसी ने एक्स ड्रग यूज़ की है और मैं भी ऐसा ब्लाइंडली ले लूँगा कि मैं ले लूँगा मेरी भी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके बिकॉज़ हर एक ड्रग की मैकेनिज़्म अलग होती है, उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है। शायद उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल मुझसे लो था तो उसको हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी। मेरा नेचुरली थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे उतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। ओके तो ये बताइए ना एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड्स यस। ये क्या होते हैं यस, तो बेसिकली इस टर्म पे आता हूँ कि मैंने जैसे हमारे पुराने पॉडकास्ट में हमने बोला था कि एक्चुअली स्टेरॉइड्स होता क्या है, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लोपेंटेनोपराइडोफिनांसिन रिंग होती है, जी उसको हम स्टेरॉइड बोलते हैं। हम्म, बट हर एक मॉलिक्यूल बॉडी बिल्डिंग में या मसल मास बढ़ाने के लिए यूज नहीं होता। जी स्पेसिफिकली जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होंगे, वही मॉलिक्यूल्स हमारे यूज होंगे। तो इवन मैं ब्रॉडर टर्म्स में बोल सकता हूँ कि हर स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग में यूज नहीं होता। ठीक है बट
एनाबॉलिक्स क्या होता है कि अभी मैं थोड़ा सा एक अलग टर्मिनोलॉजी आपको बोलूंगा कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जी दो चीजें होती है। हमारी बॉडी दो फेज में होती है ऑलवेज, क्या या तो कैटाबॉलिक में रहेगी या एनाबॉलिक में रहेगी। कैटाबॉलिक मीन्स डाउन जा रही है, दैट मीन्स कट ऑफ हो रहा है कि वो डिप्लीट हो रही है। सो वेट लॉस हो गया या फैट लॉस हो गया मीन्स वो ब्रेकिंग डाउन हो रही है। सेम वे एनाबॉलिक मीन्स बिल्डअप हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, नो मैटर क्या बढ़ रहा है बट बढ़ रहा है, वो एनाबॉलिक मीन्स कुछ बिल्डअप हो रहा है। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस वे में उसको बोला जाता है क्योंकि वो आपको नेचुरली हार्मोनल लेवल पे इंक्रीज करती है, इसलिए उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं। और जो आपके हार्मोन्स को इंक्रीज कर रहा है, हार्मोन्स के सिक्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। कुछ होता है वो हार्मोन्स को इंक्रीज कर रहा होता है, कुछ उसके सिक्रेशन को इंक्रीज कर रहा होता है। अभी ये दोनों में भी डिफरेंस ये है कि अभी मैं बोलूँ कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कैसे होता है। पहले तो बात ये कि बनता कैसे है। तो हमारे से लेके हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है कि जैसे मैं बोलूँ कि हाइपोथैलेमस होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग से वहाँ से आपके स्टिमुलेट होते हैं हॉर्मोन, लाइक आपका ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हुआ, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट हुआ। उसके बाद वो सिग्नल जाता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपर। जी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारा सेक्सुअल हार्मोन जो एंड्रोजन होती है, एंड्रोजन हार्मोन वो रिलीज करती है, और वो एंड्रोजन हमारे टेस्टिस में जाती है और टेस्टिस में जाके वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाती है। सो दैट मीन्स वो पूरी साइकिल होती है। सो ये सारे ड्रग्स होते हैं वो ये साइकिल के अंदर किसी ना किसी पॉइंट पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है यस फाइन। तो ये तो मैं समझ गया कि एनाबॉलिक और यस स्टीरॉइड्स में ये फर्क होता है, राइट। अब ये बताइए कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में क्या फर्क होता है? ये ऐसा है कि मैं सपोज आपको बोलूँ कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है, तो आप शायद मैं बताऊँ कि फुटबॉलर है जी सपोज, तो फुटबॉलर के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा, कौन सा मसल पार्ट रहेगा जो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ड्यूरिंग स्पोर्ट। कि पहले तो मेरी जो जो मेरी डिग्री है, जो मेरा सर्टिफिकेशन है, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का है। जी तो पॉइंट इज वो क्या होता है कि वो नॉर्मल पर्सन से कैसे अलग होता है कि हमारा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है एक्टिविटी, कि हम स्पोर्ट्स पर्सन को भी ट्रेन करते हैं, हम एथलीट्स को भी ट्रेन करते हैं, हम नॉर्मल पर्सन को भी ट्रेन करते हैं, और इवन डिसीज वाले पर्सन हो तो उनको भी रिहेबिलिटेट करते हैं। ठीक तो पॉइंट इसके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होता क्या है, तो मैंने जैसे बोला कि एक फुटबॉलर है तो उसके लिए मेन टारगेटिंग मसल्स क्या रहेगा, उसके पैर, उसके शोल्डर्स, उसके हाथ तो उसको यूज़ करने नहीं है फुटबॉल के अंदर, ठीक बट उसके शोल्डर और उसके नीज जो पूरा पैर का हिस्सा है, उसके मसल्स उसको ड्यूरिंग स्पोर्ट यूज होंगे, उसके फुटबॉल के अंदर यूज होंगे। जी सो हमारा प्राइमरी टारगेट ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ये रहेगा कि उसके पैरों की और शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ओके सो हमारा पहला ट्रेनिंग का पार्ट ये रहेगा कि ड्यूरिंग ऑफ सीजन, वो जब ऑफ सीजन में होता है, ऑफ सीजन में जब उसके खेल नहीं टूर्नामेंट्स नहीं है, रेस्टिंग फेज है, उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है कि हो सके उतने उतनी स्ट्रेंथ बढ़ाए। जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और जब उसका टूर्नामेंट का टाइम आएगा, जब प्रॉपर उसकी कंपटीशन का फेज आएगा, उस टाइम पे उसका वो स्ट्रेंथ पीरियड हुआ आगे का जो हमने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया हो। अब उसके बाद जब उसका कंपटीशन का फेज आएगा तब हम उसके परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लाइक जो वो फुटबॉल खेल रहा है उसके पैरों की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई, अभी उसके साथ उसको एजिलिटी चाहिए होगी, स्पीड चाहिए होगी, पावर चाहिए होगा। तो उस टाइम पे उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल बदलेगा, रेजिमेंट बदलेगा। उसका स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी बिल्ड हो गई है, बस उस स्ट्रेंथ को उसको यूज कैसे करना है, तो वो चीज़ उसके परफॉर्मेंस पे बेटरमेंट करती है, उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। अच्छा तो एक फेज रहता है जो स्ट्रेंथ पे वर्क करता है और एक फेज होता है जो कंडीशनिंग और परफॉर्मेंस पे वर्क करता है। ओके अच्छा ये बताइए कि हाँ इंडियंस बेसिकली इंडियन जैसे अगर गेम्स में देखा जाए तो क्रिकेट में अगर हम फास्ट बॉलर ले लें, राइट, फुटबॉल में, हॉकी में, यस इस तरह की जितनी स्पीड बेस्ड गेम्स हैं यस या एक्टिविटीज हैं, उसमें हम लोग इंजरी प्रोन बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा यस इंजरी होती है। क्या रीजन है? रीजन
इंजरी के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल पर्सन ही इंजर्ड होते हैं, इवन एथलीट्स भी इंजर्ड होते हैं, प्रोफेशनल्स भी इंजर्ड होते हैं। जी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर क्रिकेटर है या फुटबॉलर है तो वो कभी इंजर्ड नहीं होगा, इवन अंडर गाइडेंस भी वो इंजर्ड होते हैं, जी क्योंकि इंजरी एक ऐसा पोर्शन है कि आप टेक्निक से भी करते जाओगे बट एक लेवल से ज़्यादा अगर पुश किया तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंजरी सही तो है। होगी ट्रू ही होगी। ट्रू। बट पॉइंट इज के मेजर इंजरीज कब होती है, तो उसके चांसेस ऐसे होते हैं कि या तो गलत टेक्निक से आपने प्रैक्टिस की, या तो कई बार जर्क आ गया, या तो कई बार आपका वार्म अप शायद अच्छे से नहीं हुआ, या तो कई बार मसल पुल हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया। ओके। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है कि कभी कभार आपको ऐसा हो सकता है कि आपको इंजरीज हो सकती है। ठीक है। तो क्या वत्सल भाई जो हैं उन्होंने ये सर्टिफिकेशन लेने के बाद में वो एग्जैक्ट स्पोर्ट के लिए भी ट्रेनिंग दे सकते हैं? यस जैसे डेफिनेटली। मैं अगर हॉकी प्ले करता हूँ तो मैं एज ए हॉकी प्लेयर आपके पास आता हूँ, यस। तो यू विल स्टार्ट वर्किंग विद मी बेस्ड ऑन हॉकी या डेफिनेट, एक्टिविटीज। बिकॉज वही तो काम है हमारा। अच्छा। एक एज ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हमारा काम ये है कि आपका गोल क्या है, आपका स्पोर्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रेन करेंगे। इट ओके। इज नॉट लाइक कि एक स्पेसिफिक रूटीन बन गया होगा कि 5 पुशअप 5 पुलअप 3 स्क्वाट करने, दैट्स इट, मेरे पास कोई भी आएगा मैं ये 3 चीजें करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता। ओके। उसके गोल के अकॉर्डिंग उसको जो जरूरी होगा वही मैं करवाऊंगा। ठीक है। राइट। अच्छा, अब हमें डिटेल में बताइए कि पीसीटी क्या होता है और उसका क्या यूज होता है यस। स्पोर्ट्स में तो या इस कोई एक्टिविटी में? हाँ, तो इस टॉपिक पे ये आएंगे। पहले तो कौन से चीजें यूज होती है एक्चुअली, ये सब चीजें नॉर्मल स्पोर्ट में यूज नहीं होती, स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है, बिकॉज वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपके मसल्स ही प्राइमरी फोकस है। ठीक। जजिंग भी मसल्स के बेस ऊपर होता है और आपकी ट्रेनिंग भी मसल पे फोकस होती है। यहाँ पे मैं एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट बोलूंगा, और एक आपका प्रॉपर ये जो जो एलिमेंट्स यूज होते हैं डाइट में उसके ऊपर आऊंगा। वेरी नाइस। एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट ये होता है कि जब भी आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो पॉइंट दो स्पोर्ट होते हैं, एक आपका परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट होता है और एक आपका रिजल्ट बेस्ड स्पोर्ट होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट मीन्स आपका पावर लिफ्टिंग हुआ, वेट लिफ्टिंग हुआ, दैट मीन्स आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो। आपने 90 kg उठाया, आपने 100 kg उठाया, 200 kg उठाया, तो आपका वेट वहां पे मैटर कर रहा है कि आपने कितना किलो वेट उठाया, तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस मैटर कर रहा है। दूसरा चीज जब रिजल्ट बेस्ड, तो बॉडी बिल्डिंग है वो रिजल्ट बेस्ड स्पोर्ट है ओके। कि जजेस बैठे हैं, सामने आप खड़े हो, तो आपका मसल्स कितना ग्रोथ हुआ हुआ है, आपकी कितनी डेफिनेशन है, वो देख रहे हैं जजेस। वो कभी आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपको कितना वेट उठाया आपने तब आपकी ऐसी बॉडी बनी, या कितनी बेंच प्रेस बनाई, कितने केजी तक आप गए। हाँ। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करता, उनको उनको रिजल्ट बस देखना है। तो पॉइंट इज, यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि आप 5 किलो से भी बाइसेप को ट्रेन कर सकते हो और 50 किलो से भी कर सकते हो, बट पॉइंट इज दोनों की, जैसे मैंने बोला, ट्रेनिंग की मेथड डिफरेंट होती है। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप कम वेट में भी मसल को ट्रेन करने का आपका प्राइमरी फोकस रहेगा, जबकि आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका वेट इंक्रीज करना आपका प्राइमरी फोकस रहेगा, ओके। रेदर देन मसल बिल्डिंग। ठीक है। तो ये एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट होता है। दूसरा मैंने जैसे बोला कि डाइट का, तो पहले तो आपने जैसे सेलिब्रिटी का बोला, सेम वे सेलिब्रिटी की जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब भी बॉडी बिल्डर एक कंपटीशन के स्टेज पे होता है तब उस वो सब पर्सन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि नो मैटर, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जी रहा होता है, प्रॉपर उसका डाइट होता है, बट सेंसिटिव किस वे में कि उसने बहुत सारी चीजें उस टाइम पे लोड कर रखी हो, लोड इन द सेंस ली हुई होती है। तो इस वे में मैं बोलूंगा कि उसने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए होते हैं, उस टाइम पे उसके डायूरेटिक्स चालू होते हैं, डायूरेटिक्स इसलिए कि उसके बॉडी का पूरा पानी फ्लश आउट हो जाए। करेक्ट। इवन डायूरेटिक्स के साथ में उसने पानी छोड़ दिया होता है एटलीस्ट 1 से 2 दिन पहले का, अच्छा। कि उसने पानी ही टोटल छोड़ दिया है पीना। तो पानी छोड़ दिया होता है, सॉल्ट छोड़ दिया होता है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया होता है, जस्ट बिकॉज स्टेज पे उसकी स्किन पेपर थिन हो जाए। पेपर थिन स्किन होगी उसके स्टेज के ऊपर, तो वो स्किन के पेपर थिन करने का पर्पज ये होता है कि उसकी कंपटीशन रिजल्ट बेस्ड है। उसने जो मसल्स ट्रेन किए हुए पूरे साल में, पूरी जो ट्रेनिंग की हुई है, तो वो मसल्स का ग्रोथ कब दिखेगा, हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर फैट का लेयर होता है, और फैट और स्किन के बीच में पानी का लेयर होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि 80% हिस्सा हमारा पानी का ही है बॉडी का,
तो ऐसा होता है कि फैट तो उसने ऑलरेडी बर्न कर दी है जब वो उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, बट जो पानी वाला हिस्सा है, पानी वाले हिस्से से उसके मसल्स प्रॉपर अभी भी नहीं दिख रहे होंगे जितने उसके डिफाइन कर दिए। तो वो डिफाइन करने के लिए वो पानी रिलीज कर देगा बॉडी से, वो स्किन से पूरा पानी डिप्लीट करेगा, पूरा वो डिहाइड्रेटेड स्टेज में चला जाएगा, पूरी बॉडी से वो पानी डिप्लीट कर देगा। पानी पीना तो छोड़ ही देगा, डायूरेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आप लेते हो तो बॉडी से पानी निकालता है, तो ऑलरेडी उसने इनटेक तो बंद किया हुआ ही है और जो है वो भी निकाल रहा है। उसके साथ में उसके फैट बर्नर्स चालू होते हैं, उसके साथ में मैंने जैसे बोला सोडियम बंद कर दिया होता है, जो सॉल्ट बंद कर दिया होता है, क्योंकि वो भी वाटर रिटेंशन कर रहा होता है। तो पॉइंट इज कि उसकी मेंटल स्टेट उस टाइम पे बहुत ही डाउन होती है, उसका जो नेचर होता है या तो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और उसका ब्लड उतना थिक हो गया होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम नहीं रहा, पानी नहीं रहा, तो हार्ट को पंप करने में उसको दिक्कत आ रही हो। और दैट्स द रीज़न के बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ स्टेज पे ही होता है। जनरल जनरल कंडीशन में तो उसका हेल्थ, उसकी स्टाइल ही लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि उसको कुछ होगा ही नहीं, बट स्टेज पे उसकी कंडीशन इतनी सेंसिटिव है कि उस टाइम पे उस कंडीशन में भी उसको फ्लेक्सिंग करना है, उसको पोजिंग करना है स्टेज के ऊपर, इस कंडीशन जहाँ पे जिस कंडीशन में शायद वो खड़ा रहने के भी काबिल नहीं है, उस स्टेज पे उस टाइम पे उसको फ्लेक्सिंग करना है। तो इसलिए इवन उस टाइम पे आप देखोगे ना कोई बॉडी बिल्डर का कंपटीशन का उनका इंटरव्यू देखोगे ना, तो वो शायद बोल भी नहीं पा रहे होंगे या बहुत स्लोली बोल रहे होंगे या फिर बहुत स्लोली मतलब स्पीड में भी नहीं बोल पा रहे होंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर उतना रिस्पॉन्ड नहीं रहा, पानी नहीं रहा, सोल्ट सॉल्ट नहीं रहा, जो चीज़ें एनर्जी प्रोवाइड करती है वो चीज़ें नहीं रही उसकी। ओके। सो इसलिए बट ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उनको compete करना है, उनको स्टेज पे आना है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी चीज़ को, तो वो एज ए एथलीट यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल पर्सन जो मैंने बोला कि जॉब करता है, बिजनेस कर रहा है और फैमिली लाइफ है, तो उसके लिए वो चीज़ कोई मैटर ही नहीं करती। उसके लिए एक जनरल फिटनेस, आप मसल बिल्ड तो नॉर्मल भी कर सकते हो, बट आपको वो एनाबॉलिक्स लेने का या डायूरेटिक्स लेने का या पानी छोड़ने का या सॉल्ट छोड़ने का वो नेचुरल वे नहीं है। वो लोग तो कंपटीशन के टाइम पे थोड़े टाइम पीरियड के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद वो भी नॉर्मल पे आ जाते हैं। बट पॉइंट इज आप वो चीज़ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपका गोल ही नहीं है, आप वो छोड़ के करोगे क्या? सही है। अभी पॉइंट इज वो चीज़ वर्क कैसे करती है, तो एनाबॉलिक्स वो होता है कि जब आप टेस्टोस्टेरोन आपका, जैसे मैंने बोला पहली तो बात ये कि आपको लेना ही क्यों पड़ेगा। अभी मैं बोलूँ कि ओवर द टाइम जब हमारे भी आगे की जनरेशन थी, एक टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है मेल के अंदर कि वो 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर में होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है, रिसर्च बेस्ड स्टडी हुई है कि पहले के टाइम थे, जैसे हम लोग कि हमारे आगे की जो जनरेशन थी उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट 500 टू 600 रहता था, एवरेज टेस्टोस्टेरोन। जो अभी के टाइम में सिर्फ मैं बोलूँ कि एक जनरेशन खत्म हुई है, हमारी दूसरी जनरेशन स्टार्ट हुई है, उसके अंदर वो ड्रॉप हुआ है। वो अब अभी का हमारा नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन का एवरेज है वो 300 के अराउंड हो गया है, 300 से 400। तो पॉइंट इज वो ड्रॉप क्यों हुआ, तो पॉइंट इज ड्रॉप होने के चांसेस बहुत सारे हैं। पहली तो बात ये कि हमारे आगे की जनरेशन थी उनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था, उनका खेलकूद का टाइम बहुत ज़्यादा था, नो मैटर वो स्पोर्ट खेल रहे कि नहीं, पर उनका आउटसाइड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। इवन वर्क पे जा रहे हो तो उनकी साइकिलिंग थी, कोई टू व्हीलर्स नहीं थे, फोर व्हीलर्स नहीं थे, वो चल के जाते थे, साइकिल पे जाते थे, उनका वो वर्क ज़्यादा था। घर के अंदर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी रहती थी, शायद वॉशिंग मशीन नहीं होता तो कपड़े हाथ से धुलते थे, शायद आटा गूंद के जो गेहूं से पीस के आटा बनाते थे तो वो चीज़ फिजिकल रहती थी, पानी निकालना हो तो कुएं से पानी निकालना, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी। तो उनको तो शायद जिम कभी जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं होगी, उनका नेचुरली ही ट्रेनिंग हो रही थी पूरे दिन के अंदर। तो उनका ट्रेनिंग पार्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया, और ट्रेनिंग हो रही थी इसके साथ ही उनका, जैसे मैंने बोला कि एंड्रोजन जो एंडोर्फिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके साथ कोर्टिसोल डाउन होता है। तो कोर्टिसोल डाउन होगा दैट मीन्स उनका टेस्टो प्रॉपरली उनको स्लिप मिलेगी, और स्लिप में रिकवरी अच्छे से होगी, दैट मीन्स उनका टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल में रहेगा। तो दैट्स वाई उनको हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम होती थी। और हमारे टाइम में टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है, दैट मीन्स इसलिए हमारे यहाँ
इस जनरेशन में अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है हार्मोन रिलेटेड। सो अभी एनाबॉलिक्स इसलिए लेते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्ट मिमिक करते हैं। प्रॉपरली स्पेसिफिक टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी के अंदर बनता है वो नेचुरली बाहर से लेना इम्पॉसिबल है, वो बाहर बना भी नहीं सकता कोई। बट उसके सॉल्ट्स बनते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन को किसी चीज़ के साथ कंबाइन करते हैं सिंथेटिकली, तो वो हम जैसे ही लेते हैं तो हमारा शायद रिपोर्ट्स में आएगा 300। और आपको जब सपोज कोई प्रॉब्लम हुई है, लाइक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी है, या फिर हेयर फॉल हो रहा है, या फिर जैसे मैंने बोला कि मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर आता है या फीमेल में मेल कैरेक्टर आते हैं, मस्कुलाइन कैरेक्टर आते हैं, तो उस टाइम पे उनको ये थेरापीज दी जाती है कि उनके हार्मोन में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ये चीज़ों से उनको डाउन या अप हो किया जाता है, वो मेडिकल पर्पज है। बट बॉडी बिल्डिंग में वो चीज़ कब यूज होती है कि आपने जब वो लिया तो ऑब्वियसली आपका टेस्टोस्टेरोन कुछ टाइम के लिए डाउन जाएगा, जब हाउ हाई जाएगा, जब तक वो चीज़ आपके ब्लड में रहेगी। वो हाई गया, दैट मीन्स वो चीज़ आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी, आपके न्यू रेड ब्लड सेल्स बढ़ाएगी, ऑक्सीजन बढ़ाएगी, दैट मीन्स आपका ओवरऑल मसल का टिश्यू बढ़ता जाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वो लोगे और घर पे बैठे रहोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। आपको सामने वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वर्कआउट से आप मसल को ब्रेक कर रहे हो, वो स्टिमुलाई दे रहे हो कि उसको फिर से रिजेनरेट होना है और स्ट्रांग बनना है। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ले लोगे तो उससे बॉडी नहीं बन जाएगी। ठीक है। तो उनका भी हार्डवर्क तो सामने रहता ही है वो लेने के बाद भी। ऐसा नहीं है, वरना तो अगर ऐसा होता तो हर घर पे लोग टेस्टोस्टेरोन लेके बॉडी बिल्डर बन जाते। सही है। तो है। ठीक है। तो ऐसा होता है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल नाम दूं तो टेस्टोस्टेरोन के ही एनालॉग्स होते हैं, लाइक नांडोलॉन्स होते हैं, स्टेनोजोलोल होता है, डायनाबॉल होते हैं। तो दो चीज की एक्टिविटी होती है, ये सब हार्मोन लेवल पे इफेक्ट करते हैं, तो या तो एंड्रोजेनिक इफेक्ट देगा या तो एनाबॉलिक इफेक्ट देगा या दोनों देगा। एनाबॉलिक दैट मीन्स वो मसल की साइज बढ़ा रहा है, मसल पे इफेक्ट कर रहा है, मस्कुलर मास। एंड्रोजेनिक दैट मीन्स वो मेडिकली ज़्यादा यूज होगा। एंड्रोजेनिक मीन्स वो मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स बढ़ाएगा, लाइक हेयर फॉलिकल्स, हेयर ग्रोथ करेगा, आपका वॉइस में चेंज आएगा, वो सब चीज़ें मैस्कुलिनिटी में आती है। तो वो चीज़ में दोनों चीज़ें इफेक्ट करती है, लाइक या तो वो एनाबॉलिक वे में यूज़ करेगा या तो एंड्रोजेनिक वे में वो इफेक्ट करेगा। तो पीसीडी जो होती है अभी हमारी बॉडी की नेचुरल साइकिल होती है कि सपोज हमने एक स्टेरॉइड ले लिया, मेरा 300 डेसिलीटर का नॉर्मल नैनोग्राम का एक नॉर्मल था मेरी लिमिट, मुझे 400 करना था या 500 करना था, इसलिए मैंने ले ली सॉल्ट। अभी मैंने एक वीक लिया, एक महीने के लिए कंपटीशन टाइम या वॉटेवर, मैंने यूज़ कर ली। अभी वो यूज़ करके मैंने जैसे ही छोड़ दूंगा ना, तो बॉडी इस टाइप से एडेप्ट होती है। हमारी बॉडी की ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो कोई भी चीज़ आप लोगे उससे एडेप्टेशन करना स्टार्ट करेगी। तो उसको पता चल जाएगा कि सामने से वो चीज़ सिंथेटिक बाहर से मिल रही है, तो मैं अभी प्रोड्यूस करना कम करूँगी। तो आपका 300 होगा, ऊपर से आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया, जैसे ही आपने वो कम किया उसका नेचुरल वे में ही ड्रॉप होगा, वो वापस से 300 पे भी नहीं होगा, वो 300 से कम होगा नेचुरली। तो पॉइंट इज पीसीटी इसलिए यूज होती है कि वो उसको पोस्ट साइकिल थेरापी बोलते हैं, कि आपने एक जो साइकिल स्टेरॉइड की यूज की उसके बाद आपको वापस से नेचुरल लेवल तक आना है, तो उसके लिए आप वापस से कुछ ड्रग्स यूज कर रहे हो, जैसे एरोमेटेज इनहिबिटर होता है या एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स होते हैं, तो वो चीज़ें वापस से वो आपको नॉर्मल लेवल तक ले आती। और चलिए ठीक है। तो ये जो फैट बर्नर्स होते हैं, राइट, यस। जो वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, राइट, उनकी साइड इफेक्ट्स बड़ी सारी होती है, एंजाइटी होता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, यस, तो ऐसा क्यों? डेफिनेटली, बिकॉज उनका मैकेनिज्म ही होता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली जितने भी फैट बर्नर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फैट बर्नर्स का एक इफेक्ट होता है कि वो हार्ट रेट बढ़ाते हैं। हार्ट रेट बढ़ाते हैं दैट मीन्स उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। तो आपको नेचुरल फैट बर्नर में आपको बताऊं तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आता है, ग्रीन टी भी हम बोलते हैं, कई बार लोग ग्रीन टी में भी फैट लॉस में यूज़ करते हैं, और उसके साथ योगिन भी में आता है। तो वो सब चीज़ें आपके नेचुरल वे में यूज़ होती है, बट वो चीज़ कब ये दिक्कत करती है कि आपने एक लिमिट से ज़्यादा ले ली। अभी पॉइंट इज उसका तो काम ही है कि फैट लॉस करना है, अभी फैट लॉस वो कैसे करेगा, या तो आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, या तो आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा,
कि हो सके उतना जल्दी आपका कैलोरी इंटेक है वो बर्न होता जाए धीरे धीरे। सो पॉइंट इज आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, अभी पॉइंट इज आपने एक लिमिट से ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया या फिर गलत टाइम पे ले लिया। सो पॉइंट इज आपका हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको हेडेक होगा, हेडेक होगा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा दैट मीन्स आपका नेचुरली ही उस टाइम पे स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, ओके एंग्जाइटी होगी, फटीग होगा, पाल्पिटेशन होगा, इवन हार्ट अटैक तक आ सकता है। ओके तो ओवर यूज कभी भी नहीं करना चाहिए कोई भी चीज का। ओके या गुड। तो टेस्टोस्टेरोन से मूड स्विंग्स भी बड़े होते हैं। यस डेफिनेटली, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ वो हार्मोन है, वो न्यूरो प्लास्टिसिटी का वर्क करता है। टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो मैंने जैसे बोला वो सिर्फ मसल बिल्डिंग पे इफेक्ट नहीं करता, इटसेल्फ वो हमारे ब्रेन के ऊपर भी वर्क करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिससे हम इमोशनली थिंकिंग करने में उसको यूज करते हैं। तो वहाँ पे जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो टेस्टोस्टेरोन से आ रही होती है। तो आप जब भी आपने ये चीज़ मार्क भी की होगी कि आप जब मूड में लो होगे या फिर थक गए होंगे, फटीग होंगे, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर पाओगे, या फिर कॉग्निटिव डिसऑर्डर लाइक जैसे बोल सकते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन किया यस और नो में, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे उस टाइम पे, अच्छा ज़्यादा कंफ्यूजन में रहोगे, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, या फिर सेल्फ एस्टीम नहीं रहेगा, विल पावर नहीं रहेगा। पॉइंट इज जस्ट बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो आपके ब्रेन में वो फंक्शनिंग अभी लो होगी। ओके ठीक है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो डोपामाइन को रिड्यूस करती हैं और यस जिसका एडवर्स इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है। यस अभी ये पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि टोटल हमारी बॉडी के अंदर फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं। फील गुड हार्मोन दैट मीन्स हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो जब भी रिलीज होंगे आपको खुशी फील होगी, आप हैप्पीनेस फील करोगे। या तो पॉइंट इज वो कौन कौन से हार्मोन्स है। सो एक तो आपका आएगा जो ये डोपामिन है वो वाला, ऑक्सीटोसिन यस, देन सेरोटोनिन आएगा, या देन ऑक्सीटोसिन आएगा, एंड देन जो है वो आपका एंडोर्फिन आएगा। सो ये जो चार हार्मोन्स है वो आपके फील गुड हार्मोन है, ये जब भी बॉडी के अंदर रिलीज होंगे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपका बॉडी काम हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग फील होगा। तो पॉइंट इज कब कब ये रिलीज होते हैं। तो डोपामिन रिलीज होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, लाइक कोई भी रिवॉर्डिंग एक्टिविटी, लाइक सपोज हमारा ही एग्जांपल ले तो मैं शायद ये अभी हम कन्वर्जेशन कर रहे हैं, मैंने कन्वर्जेशन खत्म कर दी, मेरे मुझे एक मेंटली फील होगा ओके मेरा एक काम खत्म हो गया, कन्वर्जेशन बहुत अच्छा रहा, अच्छे से सब रैप अप हुआ। तो पॉइंट इज माइंड के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा कि यस, एक थिंकिंग होगी कि रिवॉर्ड होगा कि यस मैंने ये काम कर लिया। सेम वे सपोज आपको 100 लोगों के सामने स्पीच देनी है, पा भले 1 मिनट या 2 मिनट की क्यों ना हो, आप पहले नर्वस हो गए, स्पीच दे दोगे ना उसके बाद आपको रिवॉर्डिंग फीलिंग आएगी कि यस मैंने कुछ कर दिया, अभी रिलैक्स हूँ मैं। सेम वे आपको कुछ अचीव करते हो आप, या कोई कंपटीशन जीतते हो, एनीथिंग, आप कुछ भी गॉट अचीव किया तो उस टाइम पे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, तो दैट फीलिंग इज डोपामिन रिलीज। ओके फिर सो ऑक्सीटोसिन यस, सेरोटोनिन सो ऐसा होता है कि डोपामिन रिलीज कब होता है पहले तो ये सब चीजें आपकी एक्टिविटी से रिलीज हुई कि आपने कुछ चीजें की, आपकी थिंकिंग हुई, उससे रिलीज हुई। बट आप जब भी निकोटिन लेते हो, लाइक स्मोकिंग किया आपने, निकोटिन हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, बीबीबी बोलते हैं उसको, तो निकोटिन उसको पास कर सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी, सारे मॉलिक्यूल उसको पास नहीं कर सकते। तो पॉइंट और डोपामिन वो पास करने के बाद मिलता है। तो पॉइंट इज, और उसका ही एक रीजन है कि पार्किंसन जो होता है, तो उसके लिए कुछ ड्रग्स, पार्किंसन डोपामिन के रिलेटेड डिसीज है, तो उसके लिए उसको बढ़ाने के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है। तो आप जब भी स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग से निकोटिन आपको मिलता है, सेम वे आप जैसे चाय पीते हो, चाय से भी आपको निकोटिन मिलता है, तो वो पास होता है, वहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है और आपको अच्छा फील होता है। गुड सो इसलिए वहाँ पे आपको डोपामिन की चीज होती है। एक दूसरी चीज है जो मैं बाद में अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। तो हम अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेरोटोनिन पे। तो सेरोटोनिन कब रिलीज होता है कि आप आपने कोई एक्टिविटी की, सपोज एक्सरसाइज ही की, तो एक्सरसाइज आपने कर ली थोड़ी 30 मिनट्स तक या 40 मिनट्स तक आपने प्रॉपरली
एक्सरसाइज की इंटेंसिटी से, उसके बाद सेरोटोनिन रिलीज होगा। दूसरी चीज, आपने किसी के साथ अच्छे से कन्वर्सेशन किया, तो वो चीज़ अपने आप आपको एक फील लगेगी, हाँ मेरा अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, तो बॉन्डिंग अच्छा रहा, दैट मीन्स एक फेमिलियर आपको फीलिंग आएगी, दैट मीन्स वहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, तो वो आपको बॉडी को एक कामिंग इफेक्ट देगा, एक आप शांत हो जाओगे वहाँ पे, और एक एक बोलते हैं ना, एक कूलनेस आपको फील होगी, वो सेरोटोनिन से आती है। सो दैट मीन्स जब भी डिप्रेशन आता है, किसी भी पर्सन को डिप्रेशन आता है, उस टाइम पे उसको मेडिसिन में सेरोटोनिन की रिलेटेड दवाई दी जाती है, कि सेरोटोनिन रिलीज होगा, दैट मीन्स उसको ऐसे ऐसे पोर्शन वाइज होती है, उसमें भी साइकिल होती है, बट पॉइंट इज कि जब वो रिलीज होगा तो वो पर्सन काम हो जाएगा, और कोई उसको गलत थिंकिंग थॉट्स नहीं आएंगे, और अच्छे से सो जाएगा, दैट मीन्स उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। सेम वे ऑक्सीटोसिन पे आते हैं, तो ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? सबसे पहला तो जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब लेबर पेन होता है, लाइक बेबी बर्थ होता है, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। उस टाइम पे जब बेबी बर्थ होता है, दैट टाइम उसको जो रिलैक्सिंग फील आती है वो ऑक्सीटोसिन से आती है। दूसरी, वो ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो बेबी और मदर के बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट होता है, ओके। तो उससे वो क्रिएट हो रहा होता है। सेम वे, कभी भी आपको ये पार्टनर की एक्टिविटी, लाइक आप किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर इवन दो आप किसी पेट, आपको शायद कुछ डॉग पसंद हो या कैट पसंद हो, या वॉट कोई एनिमल, आप उसको सिर्फ देखोगे, या इवन आपके सामने आ गया या आपके पास है, आप एक सडन फील करोगे कि बहुत खुश हो जाओगे, या आप इवन गुस्से में होंगे या कोई भी मूड होगा, आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी, उसके साथ खेलोगे, थोड़ा सा पैम्परिंग करोगे, कडल करोगे, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। और फिर आएगा हमारा जो एंडोर्फिन होता है ओके। वो एंडोर्फिन सेम वे हमारी एक्सरसाइज से रिलीज होता है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, सो उस टाइम पे एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो तब आपको अच्छे से फील होता है कि आपकी कामनेस बढ़ती है, आप कूल हो जाते हो उस टाइम पे वो रिलीज होने के बाद। तो सभी में ये चारों हार्मोन्स अल्टीमेटली वर्क करते हैं कि आपका स्ट्रेस कम कर देते हैं, और जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कॉर्टिसोल होता है, उसका लेवल डाउन होता है, तो अल्टीमेटली आपको स्लीप अच्छे से आएगी, आपकी रूटीन जो थिंकिंग कॉग्निटिव फंक्शन है, जो बाकी के सारे फंक्शन है बॉडी के, वो अच्छे से होंगे। ओके। सो दैट्स व्हाई ये चार फील गुड हार्मोन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके। यस। ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है? यस, सो पॉइंट इज कि अभी मैं ऐसे बोलूँ कि शॉक थेरेपी कैसा होता है, डाइट पहले, तो इससे मैं पहले मैं ये समझाना चाहूँगा डाइट क्या होता है। तो अभी के टाइम में लोगों ने डाइट को बहुत ही हाइप क्रिएट कर दिया, कि सपोज मैं ही वर्ड बोल रहा हूँ डाइट, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं डाइट कर रहा हूँ, तो कोई भी पर्सन पहले ही सोचेगा कि तुझे क्या वेट लॉस करना है, तुझे तू कहाँ मोटा है, तुझे क्यों डाइट करना है। बट पॉइंट इज, डाइट को हम, डाइट फैंसी वर्ड है, हम इंग्लिश में अब बोल रहे हैं, बट हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं एक संतुलित आहार। कि संतुलित आहार क्या होता है कि किसी भी पर्सन को किसी की गोल के अकॉर्डिंग उसको एक ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने बोला कि मुझे मेरा वेट 60 है, मुझे 70 करना है, या फिर मेरा जो अभी स्ट्रक्चर है मुझे थोड़ा सा मस्कुलाइन करना है, थोड़ा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर बढ़ाना है, मसल्स बढ़ाने हैं, या फिर मेरा जो स्ट्रक्चर है उससे मुझे वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है। तो दोनों ही केस में मुझे बढ़ाना है या घटाना है, दोनों ही चीज़ में मेरे आहार के ऊपर चेंजेस आएंगे। जो मेरा फूड इंटेक है कम होगा ज़्यादा होगा, मैक्रोस होंगे माइक्रोस होंगे, वो कम ज़्यादा होंगे, तो उसके पॉइंट पे उसको चेंजेस होते हैं डाइट के अंदर। इसको डाइट बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग जो सूटेबल है, उसको आप चेंज कर रहे हो। ओके। सो डाइट का पर्पज ये नहीं होता कि सिर्फ आपको वेट लॉस करना है या पतले होने हैं तब आप डाइट करते हो। आप जो भी खा रहे हो प्रॉपर लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, उसको डाइट बोलते हैं। ठीक है। तो अभी आपने जैसे शॉक थेरेपी बोली, सो शॉक थेरेपी क्या होता है कि आपने चीट मील नाम सुना होगा, कि चीट मील क्या होता है। तो एक्चुअली चीट मील नेसेसरी कब होता है कि आप जब लॉन्ग टाइम तक एक डाइट पे होते हो, कि आपने स्पेसिफिक एक रूटीन बना दिया पूरे दिन का, 1 मंथ का या फिर 2 मंथ का, 3 मंथ का, तो नो मैटर आप नॉर्मल पर्सन हो या एथलीट हो, बट एक आपने लॉन्ग टर्म का एक डाइट प्लान बनाया हुआ है, कि एक गोल बनाया हुआ है कि मुझे इतना वेट करना है या ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये फूड हैबिट्स मेरी रहेगी।
उस टाइम पे एक पॉइंट के बाद अगर आप डेली ये वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने जैसे बोला कि बॉडी एडेप्टेशन करना स्टार्ट करेगी। तो उसकी मेटाबॉलिज्म पहले बूस्ट होगी, बट धीरे-धीरे सेम डाइट के ऊपर उसकी मेटाबॉलिज्म डाउन होती जाएगी। तो उस टाइम पे हम शॉक थेरेपी देते हैं। एज़ अ शॉक थेरेपी उसको चीट मील यूज़ करते हैं। सो चीट मील कब आता है कि आपकी बॉडी एक डाइट से यूज़ टू हो गई है। सो अभी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। तो कम हो रहा है दैट मीन्स आप उसको शॉक दोगे कि अभी आप आपकी कुछ भी चीज़ ऐसी खाओगे जो आपके नॉर्मल रूटीन से अलग है। बट वो चीज़ इफ़ेक्ट कहाँ पे करेगी? आपके हार्मोनल लेवल पे। कि जो हमारा ग्रेलिन करके एक हार्मोन होता है, वो जब ज़्यादा वो रिलीज होता है जब मेटाबॉलिज्म वापस से सर्कुलेट प्रॉपर होती है, बैलेंस होती है। तो वो धीरे-धीरे कम रिलीज कम होता है जब आप लॉन्ग टाइम तक डाइट करते हो। अब जब चीट मील यूज़ करते हो वो वापस से सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा, वापस से आपका रीसेट बटन बोल सकते हैं कि आपका चीट मील एक रीसेट होगा आपके वापस से वो नॉर्मल लेवल पे आने के लिए। ओके। सेम वे एक्सरसाइज में भी ऐसा होता है कि आप अगर एक एग्जांपल दूं कि आज आप 1 घंटे की वॉक कर रहे हो या आपने 1 किलोमीटर तक वॉकिंग की, तो आज आपको सांस फूल गई या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत दिक्कत हुई 1 किलोमीटर चलने में। बट आप 1 वीक तक चलोगे, 2 वीक तक चलोगे, 2 वीक के बाद आप इजीली चलने लगोगे क्योंकि बॉडी एडेप्ट हो गई। तो 1 वीक के बाद वो 1 किलोमीटर की वॉक का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो पॉइंट इज उस टाइम पे आपको शॉक यूज करना पड़ेगा, या तो आप बंद करोगे या तो आप आपकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, या तो स्पीड बढ़ाओगे या तो डिस्टेंस बढ़ाओगे। सो उस वे में आप कुछ डिफरेंट करोगे कि वो नॉर्मल रूटीन से कुछ अलग हो जाए। गुड, सो दैट इज गुड। इससे फायदा होता है। यस, तो वो आपकी बॉडी पूरी रिसेट होती है उस टाइम पे। अच्छा, ये बताइए कि कौन से ऐसे हर्ब हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं? हर्ब्स में मैं ऐसे बोलूँगा कि नेचुरली बहुत सारे हमारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आप एक नॉर्मल पर्सन भी ले सकता है और एक एथलीट भी ले सकता है। कि जैसे बहुत ही सिंपल हर्ब्स है, लाइक शायद आप रूटीन लाइफ में कुछ तो यूज़ करते ही होंगे। लाइक जिंजर हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, जैसे हल्दी, और तो वो सब आप नॉर्मल भी खाने में यूज़ करते ही हो। वो चीज़ें आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, वो सब आपको इफ़ेक्ट दे रही है। बट इसके अलावा जैसे जिनसेंग हो गया, तो जिनसेंग भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैमोमाइल आता है, तो कैमोमाइल अभी तो कैफ़ेज़ में कैमोमाइल टी और वो सब भी मिलता है। सो जनरली वो चीज़ भी आपको स्ट्रेस रिलीविंग में बेटर हेल्प करती है। उसके सिवा अगर मैं बोलूँ तो अश्वगंधा आता है, शिलाजीत आता है। तो जनरली ये भी एक मिथ है कि अश्वगंधा और शिलाजीत से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होता। वो इनडायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। उसको एडाप्टोजन बोलते हैं। कि अश्वगंधा जो है, या तो वो आपके स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसके लेवल को डाउन कर रहा है। वो डाउन हो रहा है, उसके बाद जब बॉडी हील होगी, इसीलिए उसको लेने का टाइम भी जनरली स्लीप से पहले लेना होता है। ओके, तो जब वो आपकी प्रॉपर स्लीप होती है और स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन को ऑटोमेटिक रिकवर कर देता है, बूस्ट कर देता है। ठीक है। तो वो चीज़ें आप ले सकते ओके। तो अगर हम देखे जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन और ये फील गुड हार्मोन्स हो। यस। क्या ऐसे नेचुरली वे में हम इनको बूस्ट कर सकते हैं, ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। यस, तो नेचुरल वे में आप जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे वेज है कि पहली तो बात ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते रहो। नो मैटर वो जिम में जाओ या कैलिस्थेनिक करो या कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, नो मैटर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, बट कुछ एक्टिविटी आपके डेली रूटीन में रखो। तो वो एक्टिविटी से आपका नेचुरली वो हॉर्मोन्स में रिलीज होगा और उससे आपका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है। ओके। दूसरी चीज़, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी कैलोरी इनटेक प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो विटामिन्स मिनरल्स मिलने चाहिए आपके बॉडी के रिपेयर के लिए, वो अच्छे से मिलने चाहिए। तो आपका डाइट अच्छे से रखो, एक लाइफस्टाइल रखो। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि अभी के टाइम में ये एक लाइफस्टाइल हो गई है कि हेक्टिक होती है कि सुबह से उठ के मतलब उठ तो गए तो उठना भी लेट होता है, और रात को कोई ठिकाना नहीं होता, रात तक मतलब देर रात तक जागे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई वर्क भी कर रहा होता है, कोई बिना वर्क के भी जग रहे होते हैं। सो पॉइंट इज कि एक शेड्यूल बनाओ, एक वो बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करेगी कि आपको सुबह ये टाइम पे उठना ही है और रात को ये टाइम पे सोना ही है। उस हिसाब से बॉडी अपने हार्मोनल सर्कुलेशन को, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करती है, और वो अगर सेट होगी
तो आपकी बॉडी पे प्रॉपर रिस्पॉन्स दिखेगा। इवन ये फील गुड हार्मोन पे मैं अगर आपको थोड़ा वे में डिस्कस करूँ तो ये तो हमारी सिर्फ स्मोकिंग की बात हुई, बट सेम वे हम जब अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या इवन चाय भी पीते हैं, लोगों का चाय का एडिक्शन होता है। चाय का एडिक्शन क्यों होता है? जैसे ही स्मोकिंग का एडिक्शन है, वैसे ही चाय का एडिक्शन है, बिकॉज़ दोनों में निकोटिन ही मिल रहा है। बट पॉइंट इज़ कभी-कभी तो ये भी होता है एक्चुअली में उनको चाय का नहीं शुगर का एडिक्शन होता है। बट जैसे मैंने बोला शुगर भी डोपामाइन रिलीज़ करती है, चाय भी अल्टीमेटली ब्लड ब्रेन बैरियर को या तो ग्लूकोज़ क्रॉस करेगा या तो निकोटिन क्रॉस करेगा। इसलिए कुछ लोग स्वीट भी खिलाते हैं। तो नए लोगों का ऐसा होता है कि ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा हो, उसलिए या मूड थोड़ा लो हो तो स्वीट खा लेते हैं। स्वीट खाने का पर्पज़ ये होता है कि ग्लूकोज़ जाएगा तो वो क्रॉस करेगा और उसको डोपामाइन रिलीज़ करेगा तो मूड अच्छा हो जाए। सो ओके। तो इसलिए उनको ये होता है। तो पॉइंट इज़ कि वो चीज़ें एडिक्शन में क्यों आती है कि आप जितनी दोगे उतना बॉडी अडैप्ट होगा। आपने आज एक चाय पी, रोज़ आपने एक चाय पी, 1 मंथ तक आपने एक चाय पी, दूसरे मंथ से आप जब स्टार्ट करोगे एक चाय की इफ़ेक्ट कम हो जाएगी। ओके। फिर आप 2 बार पियोगे, फिर आपने 1 मंथ किया, फिर आपको 2 चाय की इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगी। फिर आप 3 पियोगे, फिर 4 पियोगे, फिर आपको ऐसा ही लगेगा जब भी लो होते हो चाय पी लो। तो पॉइंट इज़ वो डोपामाइन को रिलीज़ टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हैं, उसके लिए आप बार-बार उस चीज़ को देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस आ रहा है कि वो इंस्टेंटली डिक्रीज़ कर रहा है, इंस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। बाकी नेचुरल वे में वो नॉर्मल वे में इंक्रीज़ होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है, वापस से डिक्रीज़ होता है। तो इस चीज़ से ये एक एडिक्शन बनता है और उसी चीज़ से उनका टॉलरेंस किसको बोलते हैं कि आपने 1 मंथ तक एक चाय पी, उसके बाद उसकी इफ़ेक्ट कम हो गई। उसको टॉलरेंस बोलते हैं कि उसके बाद उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाएगी, तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो सेम वे स्मोकिंग में भी होता है, ड्रिंकिंग में भी होता है और इवन इस पॉइंट पे मैं ये चीज़ भी अभी आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जैसे मास्टरबेशन होता है, तो अभी के टाइम में ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि वो गुड है या बैड है, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कैसे वो इफ़ेक्ट करता है। सो पॉइंट इज़ मैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊँगा। एक होगा वो हमारा नेचुरल साइंटिफिक वे में होगा, दूसरा होगा वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग होगा और तीसरा होगा वो स्पिरिचुअल वे में होगा। सो पॉइंट इज़ वो लोग पर्सन की चॉइस है वो कौन-सा एस्पेक्ट यूज़ करना चाहता है। बट साइंटिफिक वे में ये ऐसा होता है कि जब भी आप मास्टरबेट करते हो या फिर इवन सेक्स करते हो, तो जो ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, डोपामाइन है, वो तीनों रिलीज़ होते हैं। जब भी स्पेसिफिकली ऑक्सीटोसिन आप ड्यूरिंग सेक्स रिलीज़ होता है, बट जनरली हम मास्टरबेशन करते हैं तब मेनली एंडोर्फिन और डोपामाइन रिलीज़ होता है। पॉइंट इज़ आपको करने के बाद अच्छा फ़ील क्यों होता है? तो टेम्परेरी बेसिस पे, बिकॉज़ वो हार्मोन रिलीज़ हुआ होता है। सो उसके लिए आप एडिक्ट होता जाते हो धीरे-धीरे। आप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, पूरे 1 मंथ तक एक बार किया, फिर धीरे-धीरे आपको उसमें भी इफ़ेक्ट मतलब ऐसा लगेगा मज़ा नहीं आ रहा, दूसरी बार कर लेता हूँ, तीसरी बार। धीरे-धीरे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, वो चीज़ आपके हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट डालनी चालू करेगी। उसका तो एडिक्शन हुआ ही हुआ, बट पॉइंट इज़ वो आपकी हेल्थ पे क्यों गलत इफ़ेक्ट डालेगी। सो मैं बोलूँ कि अभी के टाइम में आप देखोगे तो इवन किड्स बोल सकते हैं लाइक 10 इयर्स फिर 14 इयर्स के बच्चे ये कर रहे होते हैं। तो पॉइंट इज़ आप सिर्फ़ ये इमेजिन करो कि वो 10 इयर्स से पर्सन मास्टरबेट कर रहा है और वो डेली बेसिस पे कर रहा है और डेली तो मैं अभी भी कम बोल रहा हूँ। कुछ लोग तो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार कर रहे होते हैं। सो पॉइंट इज़ ऑब्वियसली वो एक स्टेज आता है कि आप टीनेज में होते हो तब आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ऑप्टिमाइज़ होता है, हाई होता है। बट धीरे-धीरे वो आपकी एज के अकॉर्डिंग स्लो होगा। तो उस टाइम पे आप इतनी फ्रीक्वेंसी में करोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है कि उसका बनने का एक साइकिल होता है कि आपने जो निकाल तो दिया मास्टरबेशन के टाइम पे, बट पॉइंट की जो अंदर बन रहा है, जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका एक टाइम होता है कि 72 डेज़ टू 90 डेज़ गिना जाता है। तो अभी के टाइम पे फर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं। वो इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं? बिकॉज़ ये चीज़ की हुई होती है पूरी लाइफ़, उन्होंने बचपन से। सो पॉइंट ये होता है कि एक तो ये 2 चीज़ होती है कि एक तो वो फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, तो उनकी जो काउंट होती है कि जो एक इजैकुलेशन के अंदर काउंट होनी चाहिए, जो मेल स्पर्म होता है उसके अंदर जो काउंट होते हैं, उसके काउंट भी कम हो रहे हैं और उसका मैच्योरिटी भी कम हो रहा है। जो 90 डेज़ या 72 डेज़ का
जो टाइम स्पान उसको मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। उसके पहले ही आप इजैकुलेट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो एक तो उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। इसके लिए फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं सामने। तो पॉइंट इज़ साइंटिफिक वे में अगर मैं बोलूँ तो आप वीक में 1 से 2 बार करोगे, दैट्स इनफ, बट आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बिकॉज़ वो चीज़ सिर्फ़ आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनती, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तब वो चीज़ बनती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इजैकुलेट, वो तो आप एक टाइम दूध पी लोगे तो उससे भी आपको उतना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जितना उसके अंदर होता है। पॉइंट कि उसका प्रोडक्शन बहुत स्लो होता है। तो अभी इसकी वे में अभी मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि आप 25 ईयर्स के होते हैं एटलीस्ट, जब तक शादी करते हो तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? कि बिकॉज़ आपकी फर्टिलिटी के कोई इश्यू ना हो का प्रॉपरली। उसमें स्पर्म को एक वाइटल धातु के रूप में माना गया है कि वो एक ज़िंदा चीज़ है। वो आपको एनर्जी दे रही है, बॉडी के अंदर भी आपको एनर्जी दे रही है। वो बाहर आके तो एनर्जी दे ही रही है, एक नई लाइफ को बर्थ कर रही है, बट बॉडी के अंदर भी एक वाइटल चीज़ है। तो पॉइंट इज़, जब तक आपका टीनेज खत्म होता है, आप ग्रोइंग फेज में हो, आपका मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे आपको उसको वेस्ट नहीं करना है। उसको उसका यूज़ होगा आपके डेवलपमेंट के अंदर। तो वो चीज़ आपको 25 तक तो नहीं ही करनी है एटलीस्ट। और उसके अंदर बोला गया है कि वो चीज़ बनती कैसे है। कि स्पर्म होता है ना, वो हमारी बॉडी सबसे लास्ट में प्रोड्यूस करती है। जो बॉडी के अंदर सबसे लास्ट में जो चीज़ बनती है, सबसे एंड प्रोडक्ट, वो स्पर्म होती है। कि आप कुछ भी खाना खाते हो, तो खाना खाते हो उसका एक रस बनता है। कोई भी भोजन करते हो उसका एक रस बनता है, जो मैं खाना गया जो हमारे स्टमक में जाता है वहाँ पे एक रस बनता है। वो रस में से रक्त बनता है, ब्लड बनता है। वो ब्लड में से मांस बनता है, लाइक मसल्स बनते हैं। वो मसल्स में से आपका मध बनता है। मध इन द सेंस आपके टिश्यूज बनते हैं। वो टिश्यू में से बोन मैरो बनता है, और बोन मैरो में से आपका स्पर्म बनता है। इतने स्टेज पास होके एक स्पर्म की ड्रॉप बनती है। ऐसा बोला जाता है कि 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड होता है, वो मिलके सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ स्पर्म बनाता है। सो पॉइंट इज, वो चीज़ बहुत ही वाइटल होती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो उसको बहुत गलत वे में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए, और ये सिर्फ चीज़ सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है। तो पॉइंट इज ऐसा होता है। और स्पिरिचुअल वे में अगर हम बोले तो जनरली आप कहीं पे भी, कोई साधु हो या कहीं पे आप बात करोगे न, तो कोई तप करते हो हम जनरली, कोई व्रत करते हैं, तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है उस टाइम पे, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक आप व्रत कर रहे हो। उसका पॉइंट क्यों होता है ये सब? कि हम जब भी तप कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो नीचे से लेके मूलाधार चक्र से लेके ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जाता है। तो हमारी बॉडी, हम जब मेडिटेट करते हैं या फिर तप करते हैं, तो बॉडी के नीचे से मूलाधार चक्र से हमारी एनर्जी, जो कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, ये एनर्जी जो स्प्रेड होके ऊपर तक जाती है, और जब वो सहस्त्रार चक्र में आती है, वहाँ से वो इनफाइनाइट एनर्जी को कनेक्ट करती है, और वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड आता है। जो भी आप विश करते हो या व्हाटएवर, जो भी एनर्जी आपको चाहिए होती है, वो आपको वहाँ से मिलती है। तो उस टाइम पे इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने को बोलते हैं कि जो आप कर रहे हो, तो एनर्जी ऊपर तक जाए। अगर आप वहाँ पे ही, अगर आपने फिजिकल रिलेशन बनाए या मास्टरबेट किया, तो वो एनर्जी वापस से डाउन जाएगी, क्योंकि वो करने के लिए आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके फाइन। तो इसलिए वो ऊपर आ रही होगी, वापस से नीचे जाएगी। इसलिए उस टाइम पे उसको फॉलो करना होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है। वत्सल साहब, काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया एंड ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, ओके, राइट? एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा हमें। सेम हियर। ओके जी, चले, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।